वेलकम। रीसेट बटन दबा दिया तुमने। बैक टू एक्शन। टेल मी अबाउट भूत बंगला। और तुम अक्षय और प्रियन के साथ रीयूनाइट हो रहे, वो एनर्जी तुम में दिख भी रही है। उन्हीं की एनर्जी तुम में आई, तुम्हारी एनर्जी उनमें गई। भारती में मैं कभी भी रीयूनिट नहीं हुआ। जब से मैं बॉलीवुड में आया मैं सबसे यूनियन में ही हूँ। भारतीय सिनेमा के एक्चुअली मैं यूनिट में हूँ। और मुझे एक बार जैसे मेरा कहने का मतलब कि तुम वापस एक साथ काम कर रहे हो जितने सालों के गैप के बाद। एक उसमें गैप के बाद की बात क्योंकि प्रियन जी ने साउथ इंडिया में फिल्में बनाई थी, तो वो बड़ी फिल्म में काफ़ी बीच में हंगामा की थी। हंगामा के बाद में 4-5 साल फिर बिजी रहे, लेकिन अब की 3-4 फिल्में प्रियन जी के साथ में लगातार करने का मौका मिल रहा है। तो हम अक्षय भाई ये और परेश भाई जो एक प्रियन जी की फिल्म का हिस्सा होते थे, उसमें हम लोग बहुत दिन बाद गुट बन गया है तुम्हारा। एक गुट है, गुट तो नहीं कह सकते, गुच्छा है। अलग अलग टेस्ट का एक गुच्छा है। और वो गुच्छा जो है प्रियन जी अपने हिसाब से उसके वो बिठाते रहते हैं और मनोरंजन के रूप में एक एक गुच्छा जो है तोड़ खिलाते रहते हैं। तुमको याद है प्रियन के साथ तुम्हारा पहला मीटिंग? जी बताओ कहाँ पे था? प्रियन ने बताया कहाँ पे था? हमारी प्रियन जी के साथ पहली मीटिंग हुई एक कौन बनेगा करोड़पति में। शुक्ला जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, इस तरीके का एक ऐड था। ये 2000 की बात है, 2001 की, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का प्रमोशन बच्चन साहब के साथ में अलग अलग, तो वो हमने किया था। और इससे पहले चूँकि बच्चन साहब के साथ में 2001 या एक सीन करने का सौभाग्य मिला डेविड सर के साथ में, जिसमें हम किसी से कम नहीं फिल्म थी। 3-4 लाइनों के एक छोटा सा रोल था। तो जंगल के बाद में वो डेविड साहब ने मुझे कास्ट किया था। वो सीन बच्चन साहब के साथ किया और एक मिश्रा जी, शुक्ला जी वाला एक ऐड। उसके बाद सीधे हम लोग हंगामा में मिले और फिर हंगामा के बाद में भूत बंगला तक हम हमेशा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं साथ में या नहीं कर रहे हैं, हम लगातार मतलब टच में हैं प्रियन सर के। प्रियन ने तुमको मतलब जब तुमको पहली फिल्म में कास्ट किया तो क्या रीज़न बताया कास्ट करने का? क्या प्रियन ने कुछ बोला था तुमको कि ये कुछ अलग आदमी है क्या? व्हाट इज दैट वन लाइन ही सेड? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। प्रियन जी से मैंने कहा कि सर आपने मुझे हंगामा में कैसे कास्ट किया? तो क्योंकि मैं प्रियन जी से मिला था, वो जो मिश्रा जी, शुक्ला जी वाला जो ऐड, तिवारी जी वाला, तो वो प्रियन जी ही उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो प्रियन जी ने बोला कि मैंने तुम्हारी एक फिल्म देखी मैं, चांदनी बार, उसमें एक जिसमें तब्बू जी के साथ में, और तब्बू जी का मैं वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन था और प्रियन जी ने वो विरासत देख चुका था बहुत सारी। तो मैंने कहा कि चांदनी बार का तब्बू के साथ में सीन देखने के बाद में आपने मुझे हंगामा में कास्ट किया, जस्ट ऑपोजिट रोल जिसमें पूरा हंगामा है। तो बोले नहीं, आई गॉट इट विद दैट टाइम कि यू हैव सेंस। बस कॉमिक टाइमिंग। हाँ, उन्होंने कहा यू हैव सेंस। और बस उसके बाद में एक्चुअली प्रियन जी सर खुद इतने कि कहाँ गर्दिश, कहाँ विरासत, कहाँ हंगामा। तो वो मैं जो भी अभी प्रियन जी के साथ कर पा रहा हूँ पिछले 20 साल से, वो एक्चुअली वो प्रियन जी खुद डिज़र्व करते हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार रहता है, एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर रहता है, एक बहुत बड़ा सेंस इंटरप्रिटेटर रहता है, इंटरप्रिटेशन रहता है। और पूरे देश के, चाहे वो मलयाली एक्टर हो, तमिल एक्टर हो, तेलुगु एक्टर हो, मराठी एक्टर हो, हिंदी एक्टर हो या बिहारी एक्टर हो, बंगाली, मतलब सब आप मान के चलो 3600 स्टेट के एक्टरों ने उनके साथ में काम करके अपने अपने तरीके से अपना जीवन में बायोडाटा बनाया। मैं भी उनके उस क्रिएटिविटी वृक्ष रूपी उसमें एक ब्रांच मुझे भी होने का सौभाग्य मिला। प्रिया ने तो एक बात ऐसी भी कही है बीच में कि मेरी हर फिल्म में मेन कैरेक्टर राजपाल रहता, मतलब थिंग्स रिवॉल्व अराउंड हिम, फॉर मी ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म।
हाउ डू यू रिएक्ट टू समथिंग लाइक दैट? कैसे तुम रिएक्ट करते हो? क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो, ऐसे नहीं तुम एक कैरेक्टर, तुम मेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हो, ऐसा मतलब वो उनको यही हमारा उनका विश्वास है कि मैंने पिछले 20-22 साल में कभी 3 लोगों से कभी कोई स्टोरी नहीं पूछी, कभी कैरेक्टर नहीं पूछी। एक बार इंट्रोड्यूस हुआ, उनके बाद कभी भी स्टोरी नहीं पूछी। वो प्रियन जी हैं, रामू जी हैं और डेविड साहब हैं। प्रियन जी के साथ हंगामा करने के बाद में पता नहीं ऐसा कम्युनिकेशन बना कि आज भूत बंगला में भी अगर बिलीव करिए तो अब काम करते करते तो सेंस तो लग ही जाता है स्टोरी, लेकिन मुझे अभी भी स्टोरी नहीं मालूम है और मुझे स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे मेरा कैरेक्टर जब पूरा शूट हुआ तो मुझे कैरेक्टर पता चला, क्योंकि मैं भी प्रियन जी की आज शूटिंग है, आज कौन सा सीन होगा और आज क्या, मैं भी बिल्कुल स्टूडेंट की तरह पेश होता हूँ उनके पास। और अक्षय भाई भी जो है वो बिल्कुल हर समय हमेशा लाइफ में लाइव रहने की कोशिश करते हैं सेट पे, और वो जब सीन हो जाता है तो एक्चुअली एक लेयर पता चलता है। तो ये पता नहीं ये कैसी केमिस्ट्री है कि मुझे कभी भी ना इमोशन, जो प्रियन जी ने बताया उसको मैंने एब्जॉर्ब करके और उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उनकी सर्कमस्टांसेस में, उनकी बाउंड्री में रह के। तुमने अक्षय की बात की, अक्षय और तुम्हारी जुगलबंदी कैसी रहती है? कैसे, हाउ तुम्हारे टाइम कैसे, हाउ इज यू एज अ को स्टार? मुझसे शादी करोगी के पहले दिन की शूटिंग से लेके और आज तक उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हमेशा लाइफ में लाइवनेस बढ़ती हुई देखी मैंने अकीपा जी की, क्योंकि ये लोग हमसे सब सीनियर हैं। मैं 2000 में एंटर हुआ, 2000 के पहले के जितने भी एक्टर हैं सब लेजेंड हैं। 8-10 एक्टरों का एक हीरोज़ का बहुत बड़ा गुच्छा है, और उनके साथ में मुझे पहले दिन से इतना अच्छा कम्युनिकेशन हुआ कि मुझे याद है कि फिल्म सिटी में हेलीपैड पे अक्षय भाई के साथ में पहले दिन हमारा जब इंट्रोडक्शन हुआ तो हम लोगों को दिन भर फाइटिंग करनी थी और सब फिजिकल थी। अब सोचिए कि वो 6 फीट के हैं, मैं 5 फीट 2.5 इंच का हूँ, लेकिन कोई भी इतनी सेफेस्ट फाइट की कि आज तक अगर कितनी भी कठिन उसमें कहीं भी मूवमेंट लग जाए और अक्षय भाई आस पास है तो मुझे ये फील है कि हम दोनों अवेयर हैं, इतने दोनों कॉन्शियस रहते हैं कि होश में जोश नहीं खोना है, होश में रहना है और चोट ना लगे उससे बचना है। तो ये हो गए, सुनील अन्ना हो गए जिनके साथ हमने काम किया, 2-4 जो हीरोज़ जो उसमें, क्योंकि जंगल सुनील अन्ना के साथ, तो इनकी सबकी फाइटिंग देख के दे आर द बेस्ट डिसिप्लिन्ड एक्शन मास्टर्स खुद के। तो वो कम्युनिकेशन आज तक चला हुआ। फिर कॉमेडी में कभी फिजिकल कॉमेडी, कभी पोकर कॉमेडी, कभी रियलिस्टिक कॉमेडी, कभी कॉमेडी ऑफ एरर, क्योंकि प्रियन सर खुद उसके क्राफ्ट के एक वैज्ञानिक हैं, तो हम सब स्टूडेंट बन के। कॉमेडी का भी कॉमेडी भी इट हैज़ ग्रोन, इट हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। अभी कैसा दिखता है कॉमेडी? आज ज़्यादातर जो कॉमेडी हम देखते हैं वो ज़्यादातर हॉरर कॉमेडी है, रियलिस्टिक कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कम हो गई है, जितना डबल मीनिंग कॉमेडी बढ़ती हुई जा रही है। देयर इज़ अ हॉरर कॉमेडी, देयर इज़ अनदर कॉमेडी विच इज़ वेरी बिलो द बेल्ट। आप कैसे, जब तुम्हारे पास आता है तो कैसे तुम चॉइस करते हो क्या करना है क्या नहीं करना? ये हज़ारों साल से 2 तरीके का एंटरटेनमेंट रहा है कि एक शुद्ध अपर द बेल्ट एंटरटेनमेंट, बॉडी है, और एक बोलते हैं थोड़ा एडल्ट जो, और ये गलियों से लेके जंगलों से लेके और हज़ारों साल से इसके प्रमाण हैं कि एंटरटेनमेंट, ए क्लास एंटरटेनमेंट, बी क्लास एंटरटेनमेंट, 3rd क्लास एंटरटेनमेंट, 4th क्लास एंटरटेनमेंट, 5th क्लास एंटरटेनमेंट, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। और फिल्में भी बनी हैं, किताबें भी लिखी गई हैं और मिली हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं हर एंटरटेनमेंट, हर विधा की जिसको लोग देखते बहुत प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे से, मुझे 11 साल की उम्र से जब पहली बार चुटकुला सुनाने का मौका 12 साल मिला था, मुझे कोई ऐसी एक्टिंग आती नहीं जिसमें मैं डायलॉग बोलूं मेरी बच्ची ना हंसे, मेरी दादी ना हंसे, मेरी नानी ना हंसे, मेरा दादा ना हंसे या नाना।
और मंदिर में दिखाओ, मुझे वही डायलॉग अच्छा लगता है, वही एक्सप्रेशन अच्छा लगता है। इसमें ये नहीं है कि मैं सबको किसी को क्रिटिसाइज़ करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 10 साल का बच्चा मुझे छोटा पंडित के नाम से जानता है, और भारती दीदी मुझे एक हंगामा के राजपाल से जानती है, जंगल के राजपाल से जानती है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चा जब 70 साल का होगा तो इस एज के बच्चे, मेरे मतलब ईश्वर ने, छोटे पंडित ने मुझे अगले 70 साल की ऑडियंस दे दी है। सच्ची में बात। हाफ सेंचुरी में जो लोग हैं हमारी उम्र, उनकी वो भी ऑडियंस है, जो 40 साल छोटे हैं वो भी मेरी ऑडियंस है, और जो 40 साल बड़े हैं वो भी मेरी ऑडियंस। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को इस तरीके से लेता हूँ कि अगर ये चेहरे नहीं होते, आप सब नहीं होते, या ये इंडस्ट्री नहीं, भारतीय सिनेमा नहीं होता, दादा साहब नहीं हुए होते, तो हम कहाँ बैठे होते। तो हम तो अपने आप को एक वो गिलहरा मानता हूँ कि ये क्रिएटिविटी रूपी समुद्र है जिसका नाम है विश्व का सिनेमा, विश्व में भारतीय सिनेमा, भारतीय में अलग अलग रीजन सिनेमा। अपन एक मनोरंजन रूपी विज्ञान के एक वो विद्यार्थी हैं, जिस जगह मनोरंजन के स्टेडियम में फील्डिंग करने को मिलेगी तो 100% दूंगा, बैटिंग करने को मिलेगी तो 100%, और फील्डिंग करने को मिलेगी तो बॉलिंग करने को मिलेगी 100%। एंटरटेनमेंट मतलब खेल, स्पॉन्टेनिटी, और उसमें जीने के लिए कतई तत्पर हूँ। तुम्हारा एक डायरेक्टर है चंदन अरोरा, उसने बीच में जब भी तुम शायद जेल में थे तो उन्होंने किसी को कमेंट किया कि राजपाल को, मतलब पीपल शुड हैव एक्सप्लोर्ड हिम इन अदर कैरेक्टर्स आल्सो। हर कोई उसको कॉमेडियन का ठप्पा ला, उसको अलग अलग और कैरेक्टर्स मिलने चाहिए थे, और वो चंदन इज द बेस्ट साइंटिस्ट हु नोज मी बेटर देन मी। तो क्या जवाब दोगे चंदन का ये ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे बारे में कि तुमको और भी अलग तरीके के कैरेक्टर्स में इंडस्ट्री ने एक्सप्लोर करना चाहिए था, तुमको अलग, खाली कॉमेडियन ही तक तुमको। लेकिन राजपाल कहाँ चले कहाँ गए। मैं चंदन भाई की इस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ, और चंदन को पता है कि हम बहुत ऐसे 10-20 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो शायद अभी नहीं आए हैं। तो चंदन के साथ हमारी बैठक बहुत ज़्यादा रही। चंदन के साथ में दुनिया का हर कठिन कैरेक्टर करने में बहुत इजी हूँ चंदन के साथ। वो मुझे, क्योंकि जो मेरा रूप देखा है कॉमेडी वो तो सबने देखा है, लेकिन जो डेप्थ देखी है वो चंदन ने मेरे साथ देखी है, मेरी डेप्थ। तो मैं चंदन जैसे लोगों की वजह से तो मुझे हौसला है कि मैं दुनिया में कुछ टीम 11 के लिए कर सकता हूँ। किस तरीके का कैरेक्टर्स करना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग 3 डायमेंशनल, जो जब रियल लाइफ में एक घर पूरा नहीं होता जिसमें हंसी ना हो, मस्करी ना हो, थॉट ना हो, विचार ना हो, डांट ना हो, और मतलब डिसिप्लिन ना हो, जब एक घर को फैमिली बोलने के लिए सब चीज़ों का निवास रहता है, तो ये एक फिल्म के लिए एक डायमेंशन क्यों नहीं, एक ऐसी फिल्म 3 डायमेंशनल फिल्म हो जिसमें लोग निकले बोले वाह क्या मज़ा आया एंटरटेनमेंट देख के, हम उसकी कल्पना करते हैं। तुमने फैमिली की बात की, तो ये थोड़ा समय पहले तुम्हारे लिए बहुत सारा फैमिली के लिए भी चैलेंज था, तुम्हारे लिए भी चैलेंज था, और तुम्हारी फैमिली जिस तरीके से तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी, मैं सबसे बात भी की थी, मतलब आई एम हैट्स ऑफ टू राधा टू बीइंग दैट बैकबोन, तुम्हारी जो बैकबोन है वो। और राधा बहुत कम बोलती है, मैंने कोशिश की तो बात नहीं की, पर तुम राधा को कैसे देखते हो? राधा को मैं ऐसे देखता हूँ कि मेरी माँ और राधा, ये 2 वुमेन मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं पूरी दुनिया की हर वुमेन को नारी शक्ति बोलना चाहता हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटी है चाहे उम्र में बड़ी है। मैं एक नारी शक्ति को, जिसका पूरे पुराणों से लेके हर जगह कि भगवान अगर कहलाना जो हुए, उन्होंने भी शक्ति को हम अपने से आगे रखा। जब जिनको हम भगवान बोलते उनके आगे शक्ति पहले रही। तो ये कलयुग के ज़माने में आप सब बहनों का प्यार मिल रहा है, और या आज मैंने अपने आप को 25 साल में बदलते हुए देखा है पल पल, कि 2000 में हम कैसे थे, 2010 में हम कैसे थे, 2020 में हम कैसे थे, 2025 में हम कैसे थे। लेकिन इसमें परिवार के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, समाज के रूप में, संसार के रूप में
अगर ये दो वुमेन मेरी ज़िंदगी में नहीं आती होती तो शायद नारी शक्ति का मीनिंग हम नहीं समझ पाते। तो मुझे मूर्ति का मीनिंग समझ में आया कि वाकई ये मूर्ति में भगवती भवानी पूजती हैं, तो इसकी जननी ये हैं, ये उतना इनका एफर्ट संसार को बनाने में है। इसलिए अब इससे ज़्यादा राधा के बारे में क्या बोल सकता हूँ। राधा ने चाहे हर कीमत पे मेरी बैकबोन बन के, और माँ ने मुझे हमेशा आगे आशीर्वाद के रूप में, पिताजी ने हिम्मत के रूप में, और हमारे दद्दा जी जिन्होंने जीवन दर्शन के रूप में मुझे हिम्मत दी। तुम्हारे भाई के बच्चों को भी तो ध्यान साथ में रह पढ़ रहे हैं, कोई क्रिकेटर भी बन रहा है। जी, एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरा बच्चा अनुपम खेर साहब की एकेडमी में पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा नासिक में, चौथा बच्चा नासिक में, एक बच्ची वकालत पढ़ रही थी देहरादून में, वो पूरी हो गई है। एक बच्ची मास कम्युनिकेशन पूरी कर चुकी। तो जितने भी मेरे परिवार, मेरे भाइयों ने मुझे एक एक रुपया इकट्ठा करने में यहाँ तक पहुँचाया, तो मेरा सिर्फ राधा ने एक काम किया। मैंने कहा कि मेरे परिवार में मेरे ब्लड के जो बच्चे हैं उनको ये ना कहना पड़े कि वो गांव से आए हैं, कि वो लंदन से आए हैं, कि वो मुंबई से आए हैं, कि वो दिल्ली से आए हैं। वो जैसे भी हमारे जो अनेकता में एकता वाला समाज है, जहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत पड़े तो अंग्रेज़ी बोलें, जहाँ पे मराठी जो बोलने की ज़रूरत पड़े तो मराठी बोलें, जहाँ पे गुजराती बोलने की ज़रूरत पड़े गुजराती बोलें, और जहाँ पे हिंदी बोलने की ज़रूरत पड़े प्राउड के साथ हिंदी बोलें। और जो भाषा मेरी माँ बोलती है वो भी उनको उतने अच्छे से आनी चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि जैसा देश वैसे भेष में आप इजीली प्रवेश कर जाएं, मैं वो जनरेशन चाहता हूँ। कमिंग बैक टू योर फिल्म टाइटल भूत बंगला, कभी ऐसा भूतिया किस्सा कोई सुनाने लायक हो जो लोग चाहेंगे, बिकॉज ऑडियंस भी चाहेगी? दीदी, ये बात सच है। एक ब्रजेश श्रीवास्तव हैं, हाँ। जिनको हम सब प्यार से छन्नू बोलते हैं। मैं शाहजहांपुर में रहता था, यमन जी जलाल नगर में। हम दोनों एक घर में रहते थे। मैं पढ़ाई करता था, कक्षा 9-10 की कुछ बात है। हम लोग ऐसे जा रहे थे, एक पुलिया पड़ी, उसमें एक थोड़ा सा अंधेरा था। 25-30 फीट की ऐसी कुछ एनर्जी ऐसे ऐसे चली आ रही, हम दोनों चीख के भागे और लौट के आए, कुछ भी नहीं था। मैंने ये घटना बताने से पहले छन्नू को फ़ोन किया, छन्नू तुम्हें वो याद है? तो ऐसी कुछ आकृति टाइप ऐसे ऐसे आई और वो करते, लेकिन ना उसने कोई नुकसान किया। हम लोगों ने देखा और करके भागे, और उसके बाद में खड़े रहे कि क्या था। बोले नहीं मुझे भी नहीं मालूम। तो कोई बोला ये था, ये वो था। वो बोले अब कुछ नहीं था, हम निकले। तो ऐसा हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन 2 लोग उसके गवाह, एक मैं एक छन्नू। मैं अभी कल रामू से भी मिली भी थी, बात भी करी थी मैं। रामू और तुम्हारा कब कुछ काम बनने का इरादा है करने का साथ में? रामू जी के साथ मैंने पुलिस स्टेशन भूत अभी कंप्लीट कर के आए तुम? हम करके आए रामू जी के साथ में। मनोज और तुम? देखिए, रामू जी हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझसे ज़्यादा कोई हिम्मत अगर रखता है फिल्म बनाने की तो वो रामू जी। मुझे डेविड साहब, रामू जी और प्रियदर्शन जी, जब तक ये एंटरटेनमेंट इन प्रोग्रेस है, इनके लिए कभी ना एक्सप्रेशन के लिए कोई प्रॉब्लम है, ना लाइन के लिए। एक लाइन के बाद जो भी मिले पूरी ज़िंदगी वो मेरे लिए सुख है। मुझे मालूम है कि मैं इनके साथ लीड किया है, लीड में भी, और कभी टॉप 5 लीड, कभी टॉप 3 लीड, कभी टॉप 6 लीड, क्योंकि फिल्म बनाना एक टीम 11 होता है। लेकिन ये तीनों डायरेक्टर के लिए कभी भी ना कैरेक्टर सुनूंगा, ना कभी कहानी सुनूंगा, ना कभी एक्सप्रेशन पूछूंगा। इनके लिए जो 2000 में था, 2050 में भी इनके लिए ऐसा ही मिलूंगा। तुमको पता है रामू वापस बॉम्बे आ गया है? जी, सुना है, मिल नहीं पाया हूँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में मनोज भाई के साथ में शुरू की थी हमने शूल, और अभी पुलिस स्टेशन भूत करके आए, और अक्षय भाई के साथ में भूत बंगला। तो ये सब भूतों के बीच में हो तुम अभी। भूतों की दुकान, और कभी लव की दुकान, कभी शादी की दुकान, कभी मैरिज की दुकान। एंटरटेनमेंट है, हज़ारों दुकानों का एक गुच्छा है। तो ये कॉमेडी जो है, एक अच्छी एंटरटेनिंग जो बोलते हैं कॉमेडी ऑफ एरर, जिसको भूत बंगला के रूप में प्रियन जी ने डिज़ाइन किया। प्लीज़ इसका एंजॉय करिए सब लोग।
अक्षय की तो बात हो गई मेरी। मैं तुमसे ये जानना था कि कितने चैलेंजिंग टाइम थे, तुमने कितने दोस्त खोए और कितने दोस्त पाए इस दौरान चैलेंजिंग? मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जब से खड़ा होना चलना मैंने सीखा, मेरा गुच्छा भरता ही चला गया। मैंने ना कभी दोस्त खोए, ना मैंने कभी दोस्त बनाए, क्योंकि मैं जो मेरे अंदर विचार हैं या जो मेरी आत्मा है, मैं उसका सेवक हूँ। जब उठ के खड़े हो जाते लोग कि अरे मैंने इसको मदद कर रहा हूँ, इसको मदद कर रहा हूँ, वो ये आदमी पहले तुमको पूछा भी नहीं, लेकिन सडनली मदद के नाम पे मीडिया में कवरेज ले रहा है, पब्लिसिटी ले रहे हैं लोग, ऐसे भी तो लोग थे इस बीच में दौरान में। तुमको क्या कहना उनको? मेरी तरफ से मैं ये सोच भी नहीं सकता कि किसी ने आशीर्वाद दिया है या किसी ने तन मन धन से किसी भी तरीके से। भारती जी, रिक्शा चलाने वाले से लेके प्लेन चलाने वाले तक, सब्जी माली से लेके मालिक तक, किसी ने पूजा करके, किसी ने प्रार्थना करके, किसी ने आशीर्वाद देके, किसी ने सपोर्ट करके, किसी से तन से मन से धन से, किसी भी तरीके से जो जिसने हमारे लिए जो किया है, मैं ये कर्ज शायद जिंदगी भर ना लौटा पाऊँ। हाँ। और ये मुझे प्राउड भी अच्छा लगा कि मैं जिन चीज़ों में कि शायद हमारे साथ हंसने के लिए तो बहुत तैयार हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि मैं किसी कॉम्प्लिकेशन में हूँ तो हमारे साथ में हर तरीके से खड़े होने को तैयार हैं। तो ये कर्ज जो 2026 में देश और दुनिया की मोहब्बत ने दे दिया, ये कर्ज फ़र्ज के रूप में तो मनोरंजन के रूप में चुकाने की कोशिश करूँगा। और मैंने अपनी टीम से बोला कि एक एक जिनकी धन से मदद आई है, क्योंकि अभी मुझे पता है, तो पूरा बैंक स्टेटमेंट निकाल के मैंने अपनी टीम को बोला कि 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक 10 करोड़ रुपए, ये जो बोलते हैं कि जितना भी कि ये आया वो आया वो आया, जो आया मेरे लिए वो श्रद्धा है। और स्टेटमेंट के साथ में डिटेल सबकी मंगा के, ताकि वो टैली करके, सहानुभूति तो है तभी तो बैठा हूँ, और क्या, लव है तभी तो बैठा, लेकिन प्यार ही तुमको यहाँ तक लाया है। हाँ, तो अभिमान के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बड़े स्वाभिमान के साथ, जिसकी जो मदद आई है सम्मान के साथ उसके अकाउंट में ओबलाइजेशन के साथ और साधुवाद के साथ पहुँचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जाते जाते, और अभी कितनी फिल्में, हेरा फेरी भी प्रियन के साथ वापस एक फिल्म कर रहे हो? जी, प्रियन जी के साथ 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। तो भागम जी बताओ कौन कौन सा है? और ये सब कॉम्प्लिकेशन है पिछले 10-5 साल में जो भी है, बहुत सारे 10-20 लोगों का और भी। तो ये मान के चलो कि ज़िंदगी में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि बड़े आदमी बनो, एक अपना विचार बोलना चाहता हूँ। जी जी। दुनिया में सबको बड़ा बनने का अधिकार है, सबको खड़ा होने का अधिकार है, लेकिन जो आपके बस में नहीं उसके मालिक बनने की कोशिश मत करो। कोई किसी को 1000 रुपये की ज़रूरत, किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत, किसी को 10 करोड़ की ज़रूरत, किसी को 100 करोड़ की ज़रूरत, किसी को 1000 करोड़ की ज़रूरत। कोई मंदिर में मांगता है, कोई मस्जिद में मांगता है, कोई गुरुद्वारे में मांगता है, कोई चर्च में मांगता है, कोई भीड़ में खड़ी होकर मांगता है, कोई एक बैंक दूसरी बैंक से मांगती है, कोई एक देश दूसरे देश से मांगता है। क्योंकि पैसा किसी के घर में खेती के रूप में उगता नहीं है, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है। उसका वो हर राष्ट्र का पैसा होता है, अलग अलग राष्ट्रों का पैसा होता है, वो सर्कुलेशन का पैसा होता है। इधर सर्कुलेशन गड़बड़ाता है तो आगे सर्कुलेशन बिगड़ता है। इस व्यवस्था के पात्र बनो, क्योंकि पैसा जाना नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आदमी गया और उसने बहुत पैसा कमाया पूरी दुनिया में और वो ऊपर लेके गया अपना। तो जब इसके मतलब पैसा मेरा नहीं है, आपका नहीं है, वितरण का काम है, क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती हैं, सब करती हैं। इस चक्कर में कुछ चीज़ों के कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कॉम्प्लिकेशन को नहीं, ज़िंदगी कैसे सरल हो, इजी करो, उसको इजी करो, बस इतनी। और ये मिसाइलों के युग में भारती दीदी
आपके माध्यम से सारे कलाकारों, चित्रकारों, पत्रकारों, कहानीकारों, दार्शनिकों, ब्राह्मण, साधु, पंडित, पीर, फकीर, महावीर, जैन, बुद्ध, विवेक, जो दुनिया पर जितने भी लोग हैं जो धर्म को चलाते हैं या जो कर्म को चलाते हैं, मैं ब्रह्मांड से यही कि सातों समंदर से अपील करता हूँ कि कलयुग है, कला का युग है, मशीनों का युग है। इन मशीनों में ताकत तो इतनी है कि दुनिया को जला दें, लेकिन जिन हाथों ने बनाया पहचानती उन्हीं को भी नहीं, उनको भी नहीं है। तो चाहे आपके हाथ से कोई ऐसी मशीन दगे या मेरे हाथ से दगे या इनके हाथ से दगे या उनके हाथ से दगे, मरना मानवता को ही है। जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, पहाड़ी, सबको ख़त्म होना है। मत करो, सब लोग जागरूकता करके ये मशीनों को एक मिसाइल बनाओ, लेकिन शांति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। और आप ट्रम्प साहब को क्या बोलोगे, शांति कैसे मैं आए? पूरी दुनिया से इसमें क्योंकि मैं अभिनेता हूँ दीदी, मैं राजनीति जानता नहीं हूँ। मेरा 90% काम है अभिनय करना, 10% में परिवार सेवा अपने विचार रख पाता हूँ, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लेके लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा विश्व मिलके अब ताली बजाओ तो दोनों तरफ से बजाओ। एक ताली बजने का नहीं, दोनों ताली जब बजती है तो दोनों के बीच में धीरे धीरे कब ताली तेज बजनी चाहिए, कब ताली धीरे धीरे बजनी चाहिए। समरसता की, संवाद की, डायलॉग की, शांति की, आनंद प्राप्ति की फाइट करो रात दिन संवादों के माध्यम से, ताकि दुनिया में शांति सुख मिले। डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वेपन। क्योंकि एक मशीन दूसरे मशीन का देश का नुकसान करे, उस मशीन की दूसरे देश, जिसमें मरना किसको है, जानों को मरना है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। अभी आज ही सुबह सुना कि स्कूल पे भी वो गिरा है। तो इससे ये जो है ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है, इसको दूर करो। सब कुछ सरल है। और 10 तारीख को खूब ब्लड सर्कुलेशन। परेश भाई जो है हमारे साथ में आज बहुत हंगामा से लगातार कंटिन्यूटी, और वो अपने आप लेजेंड हैं। असरानी सर एक ऐसे एक्टर हमारी ज़िंदगी में आए जिन्होंने हमने उनको फट्टे टाकीज से देखा बच्चे से, और उनके साथ में 20 साल काम करने का मौका मिला अलग अलग फिल्मों में। असरानी सर वो मिसाल थे कि जो पूरी यूनिट को घंटों अकेले हंसाने की ताकत रखते थे। और लास्ट फिल्म भी इनके साथ हुई, शूटिंग हुई तो भोजन भी करने का मौका मिला। और इनके एक ऐसी आत्मा जिसने जब तक रहा तब तक अभिनय बिताया। असरानी जी 100 साल के सिनेमा में 50 साल खुद के दिए हुए हैं, लेजेंड। जब तक भारत का सिनेमा है असरानी जी अमर हैं, हम सबके बीच में हैं। He didn't want people to know that he's gone. He wanted a very simple, उनकी वाइफ ने बोला सिंपल फ्यूनरल करो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मीडिया को करने के बाद वो भी किसी से लीक हुआ इन्फॉर्मेशन की उनकी डेथ हो गई। He didn't want एनी तमाशा जी, अपने डेथ का। मतलब वो नहीं, वो अपने पारिवारिक सबके होते हैं, जो भी है वो श्रद्धा से नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।